गए, लेकिन महारानी का अभी भी बुखार खत्म नहीं हुआ। अरे मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा बुखार हो गया है इसे? दीदी ये क्या किया आपने? मेरा कम्बल खींचकर नीचे क्यों फेंक दिया? मुझे ठंड लग रही है। भाभी बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, अभी ड्रामा नहीं चलेगा, चुपचाप जाकर कपड़े धो दो, वरना खींचकर एक तमाचा लगाऊंगी तो सारा बुखार गायब हो जाएगा। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती बेशर्म कहीं की? अरे मायके क्या आई, तुझे तो जैसे पूरी आजादी मिल जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? मुझसे पूछती है क्या किया है? अरे वो सोमेश तेरा हाथ पकड़ पकड़ के नाच रहा था और तू भी कितना एंजॉय कर रही थी उसके साथ, तुझे शर्म नहीं आती? बकवास बंद कीजिए, वो मेरा भाई है, मेरी मौसी का बेटा है। भाई है तो क्या ऐसे नाचोगी उसके साथ? इसलिए मैं नहीं रुकना चाहता था, मैं नहीं देखना चाहता था यहाँ तुम्हारी हरकतें, क्योंकि ये सब जब भी मैं देखता हूँ मेरा खून खौल जाता है। हो गई ना तेरे भाई की सगाई, अब जल्दी से अपना सामान पैक कर और घर चल। अरे आप देखिए ना, बाकी सब लोग एक एक दिन के लिए रुके हुए हैं और हम चले जाएंगे। मम्मी पापा कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे, रुक जाइए ना, एक दिन की तो बात है। मैं सबकी तरह फ्री नहीं हूँ ना, मेरे पास मेरे और भी काम है, नहीं रुक सकता मैं यहाँ। और तुम भी जल्दी से अपना सामान बांध लो, तुम्हें तो नाचने कूदने का मौका चाहिए, यही तो तुम चाहती हो। बस कीजिए जी, बस कीजिए। अरे थोड़ा सा भरोसा कीजिए मुझ पर। ये क्या कैसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? अच्छा ये इल्जाम नहीं है, जो मैंने देखा है वही सब कह रहा हूँ तुमसे। सब लोग खुशी से कितना झूम रहे थे, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे थे, बस उसी बीच सबने मेरा भी हाथ पकड़ा तो मैं भी नाच ली उनके साथ। हाँ नचनिया हो ना नचनिया, यही तो तुम चाहती हो कि यहाँ से वहाँ नाचती फिरो। बस कीजिए, बहुत हो गया। सुमित मेरा भाई है, हम बहनें सुमित को राखी बांधती हैं। हम तो अपनी बहनों के साथ ऐसे नहीं नाचते जैसे तुम्हारे भाई नाचते हैं। तो मैं क्या करूं? आप भी नाचिए अपनी बहन के साथ। जबान लड़ाती है मुझसे। विनय मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, बाल छोड़ो मेरे। अरे तुझे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ा रही है, मुझे आके दिखा रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अपने मायके में है तो मैं तुझसे डरूंगा? बिल्कुल नहीं, ये तमाशा मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने भी कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज विनय, इतने जोर जोर से मत चीखिए, मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। मेरे बाल छोड़िए। दीदी दीदी दीदी, विनय मेरे बाल छोड़िए, मेरी छोटी बहन आवाज लगा रही है, मेरे बाल छोड़िए, मेरी बहन कमरे में आ जाएगी। विनय प्लीज। याद रखना दोबारा मुझे आंखें दिखाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी आंखें निकाल सकता हूँ मैं। और सुन, मैं कमरे से जा तो रहा हूँ, अपने माँ बाप के सामने कोई ड्रामा क्रिएट मत करना, बस जल्दी से अपना सामान बांध ले, सगाई का कार्यक्रम खत्म हो गया है, हमें आज शाम को ही घर निकलना है। ये है आरती और विनय की शादी को 1 साल हो चुके हैं। दोनों की शादी माता पिता की मर्जी से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आरती के साथ आरती के ससुराल में अत्याचार होने लगा था। आरती के ससुराल में उसकी सास, ससुर और एक जालिम ननद थी। सास भी कम नहीं थी, सास ननद मिलकर आरती के पति विनय के कान भरते, जिससे गुस्से में आकर विनय हमेशा आरती के ऊपर हाथ उठाता, उसे बार बार अपमानित करता, लेकिन बेचारी आरती उस तक नहीं करती। आरती कभी भी नहीं चाहती थी कि विनय और उसके माता पिता की हरकतों के बारे में कभी उसके मायके वालों को पता चले, क्योंकि आरती अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी अपनी वजह से, क्योंकि आरती के पिता हार्ट के मरीज थे। आरती अपने मायके अपने पति के साथ आई हुई थी, क्योंकि आरती के मायके में आरती के एक लौते भाई रितेश की सगाई होनी थी। आरती अपने भाई बहनों के साथ, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ बहुत हंसी खुशी से अपने भाई की सगाई एंजॉय कर रही थी, लेकिन विनय कोने में खड़े होकर हमेशा आरती के ऊपर नजरें बनाए रखता था, क्योंकि विनय को आरती के किसी से बातचीत करना, किसी के साथ हंसना बोलना जरा भी पसंद नहीं था। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं लाली, मैं तो बैठी थी, बता कोई काम है? दीदी जिया जी इतने गुस्से से क्यों जा रहे थे कमरे से? मैंने उनसे बात भी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जिया जी के साथ आपकी कोई बात हो गई है? अरे नहीं लाली, तू तो जानती है ना, तेरे जिया जी को छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, बस ऐसे ही किसी बात को लेकर, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। चल ना ये सब छोड़, ये बता माँ क्या कर रही है? अरे मैं आपको ही बुलाने आई थी, चलिए ना, माँ हमारा इंतजार कर रही है, क्योंकि माँ ने हम दोनों बहनों के लिए भैया की शादी के लिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदी हैं, बस वही दिखाने के लिए बुला रही है माँ हमें। अच्छा चल लाली। आरती, लाली देखो तुम्हें कौन सी साड़ियाँ पसंद है? माँ कोई भी साड़ियाँ दे दीजिए आप वैसे भी हमेशा अच्छी साड़ियाँ लेकर आती हैं। अरे नहीं बेटा, जो तुम्हें पसंद हो वही ले लो, और अपने भैया की शादी के लिए ये साड़ियाँ तैयार करवा लेना तुम लोग। मम्मी ये बताइए, क्या भाभी के लिए आपने साड़ी खरीदी है? नहीं बेटा, आज तुम लोग जाओ मार्केट और अपनी पसंद से अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद ले आओ। नहीं माँ, हमें तो शाम को घर लौटना है, इसलिए मैं तो मार्केट नहीं जा पाऊंगी। अरे आरती बेटा, ये क्या बात हुई? अरे अब आई हो तो 1-2 दिन रुक कर जाओ, इतने साल हो गए, हमें महसूस कर लेने दो कि हमारी बेटी घर आई है। नहीं माँ, इन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। अरे दीदी, जी को हम समझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ आरती बेटा, हम दामाद जी
कर लेंगे। नहीं माँ, घर में भी तो बहुत सारा काम है ना, और मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो फिर काम कैसे होगा? अरे बेटा, सब हो जाता है, तेरे से पहले भी तो होता था ना। लो दामाद जी भी आ गए, मैं बात करती हूँ दामाद जी से। दामाद जी, हमारी बेटी को और 2 दिन के लिए यहाँ छोड़ जाइए आप। अरे मैं तो कहती हूँ कि 2 दिन आप भी रुक जाइए। अरे वो मम्मी जी, नहीं नहीं बेटा जी, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस 2 दिन की ही तो बात है। वैसे भी रितेश की शादी के लिए दोनों बहनें सामने से शॉपिंग करा देंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आज शाम को लौट जाऊंगा, लेकिन आरती रुक जाएगी। 2 दिन बाद मैं आरती को लेने आ जाऊंगा। विनय अपनी सासू माँ से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन वो अपनी पत्नी आरती को घूर घूर कर देख रहा था। आरती विनय का चेहरा देखकर समझ जाती है कि विनय को बहुत गुस्सा आ रहा है और बाद में इसका परिणाम क्या होने वाला है। विनय ने किसी काम का बहाना बताकर आरती को कमरे में बुलाया। तूने कहा होगा ना अपनी माँ से, तुझे तो बहाना चाहिए या नचनिया की तरह नाचने को, क्यों? विनय जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने मम्मी से नहीं कहा, वही मुझे रुकने के लिए कह रही थी, बल्कि मैं तो रुकना भी नहीं चाहती। चलिए चलती हूँ मैं आपके साथ, लेकिन मुझे इतना बुरा वाला मत सुनाइए आप। हाँ, तुम तो चाहती हो ना कि मेरे ससुराल में मेरी इज्जत ना हो, तुम्हारे माता पिता मुझसे नफरत करे, मुझे बेइज्जत करे, इसीलिए तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, ताकि उन्हें लगे कि मैं जोर जबरदस्ती से तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले गया। क्यों? यही चाहती हो ना तुम? अपने माँ बाप के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो तुम। विनय जी, आपको क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं रुकना चाहती। मैंने तो माँ से कहा भी कि घर में बहुत काम है, लेकिन माँ नहीं मान रही है। सब बहाने हैं, मैं तेरे नखरे अच्छी तरीके से समझता हूँ। तू रुकना चाहती है, तुझे नाचना है ना अपने मौसी मामा के बेटों के साथ, इसलिए तू रुकना चाहती है, नचनिया कहीं की। विनय फिर से आरती को बहुत बुरा भला सुनाता है। बेचारी आरती चुपचाप सहन करती है, क्योंकि आरती अपने माँ बाप के घर में किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं चाहती। इधर विनय भी इतना शातिर था कि अपने सास ससुर के सामने अपना अलग ही रूप दिखाता, लेकिन आरती के सामने अपना वही दोगला चेहरा लेकर खड़ा हो जाता। अकेले में विनय आरती को बहुत बुरा भला कहता। आरती के पास विनय की बातें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आरती 2 दिन मजबूरीवश अपने मायके में रुक जाती है और इधर विनय वापस अपने घर चला जाता है। आरती अपने भाई बहनों के साथ शॉपिंग पर जाती है, लेकिन आरती का मन तो कहीं नहीं लगता। उसे तो बस इसी बात का डर था कि जब वो ससुराल वापस जाएगी तो ना जाने उसकी सास ननद और उसका पति विनय उसके साथ कैसा क्या अत्याचार करेगा, उसे कितनी खरी खोटी सुनाएगा। जैसे तैसे 2 दिन का समय बीत जाता है और तीसरे दिन विनय आरती को लेने पहुंच जाता है। आरती बेटा, दामाद जी आ गए हैं, पैकिंग कर लिया तुमने? हाँ मम्मी। आरती, कोई बात है क्या बेटा? तुम कैसे खोई खोई सी रहती हो? कोई समस्या है तुम्हारे ससुराल में? नहीं माँ, वहाँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, कोई समस्या नहीं है, सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा आरती, दामाद जी बहुत ही समझदार हैं, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो विनय जैसा पति मिला है तुम्हें, और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो विनय जैसा दामाद मिला है हमें। बेचारी आरती अपनी माँ से कहती भी तो क्या कहती। आरती अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी, उसका मन टूट रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आंसू कैसे छुपाए, अपनी माँ से अपनी सारी तकलीफें कैसे छुपाए, क्योंकि आरती के अंदर तो दुखों का सैलाब था जो किसी भी समय फूट सकता था। लेकिन आरती अपने दुखों को अपनी माँ के सामने नहीं बताना चाहती थी, इसलिए आरती ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वह तैयार होकर विनय के साथ वापस अपने ससुराल आ गई। आरती के माता पिता बहुत खुश थे यह सोचकर कि उनकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था बेचारी आरती अपने ससुराल में कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। आरती इस डर से सारी रात सो नहीं पाती कि उसके साथ ना जाने ससुराल में क्या होगा। इस कारण आरती के सर में दर्द होने लगता है तो अपने ससुराल जाते ही सिर दर्द की दवाई लेकर लेट जाती है। लेकिन जैसे ही ननद नीलम को पता चलता है कि उसकी भाभी कमरे में आराम कर रही है, वो तमतमाते हुए सीधे अपने भाभी के कमरे में पहुंच जाती है। ओहो, महारानी के उठने का टाइम नहीं हुआ है अभी तक, 2 दिन मायके में क्या रहकर आई, इन्हें तो काम चोरी की आदत पड़ गई। दीदी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठंड भी लग रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी 1 बाल्टी पानी लाकर डालती हूँ तो तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। काम चोरी की आदत लग गई है तुम्हें तो, इसीलिए मैं भैया को कहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ना ही नहीं चाहिए। 2 दिन आराम क्या मिलता है, तुम तो अपने आप को महारानी समझने लगती हो। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन इन 1 सालों के दौरान मैं अपने मायके में 1 दिन के लिए भी नहीं रुकी। ये जब भी जाते हैं मुझे साथ में लेकर आ जाते हैं, लेकिन मैं पहली बार ही तो रुकी, वो भी मेरे भाई की सगाई की वजह से कुछ खरीदारी करनी थी। हाँ, तुम्हारा जाना जरूरी था, रुकना जरूरी था, क्योंकि तुम नहीं रुकती तो तुम्हारे भाई की सगाई नहीं होती, तुम्हारे भाई की शादी की शॉपिंग नहीं होती। क्यों? अरे क्या हुआ नीलम, क्यों हल्ला कर रही है? भैया, इसलिए मना करती हूँ मैं कि आप भाभी को मायके में मत छोड़ा कीजिए। देखिए ना, 2 दिन मायके में रहकर आई तो काम चोरी की आदत पड़ गई, अब बहाने बता रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है इन्हें। अरे मैंने इसे रुकने के लिए नहीं कहा था, इसने अपने माँ बाप को जाकर कह दिया था कि वो मुझे कह दे कि मैं इसे रुकने दूं। अरे भैया, मैं कहती हूँ रुकना ही क्यों, पास में तो मायका और ससुराल है, जरूरत ही क्या थी वहाँ रात गुजारने की। अरे नीलम, इस नचनिया को नाचना था ना अपने भाई बहनों के साथ, इसलिए रुकी है वहाँ। देखो भैया, ये सगाई में रुक गई तो रुक गई, लेकिन भाई की शादी में नहीं रुकेगी। वैसे भी ससुराल और मायके के बीच में ज्यादा फासला तो है नहीं, सिर्फ 10 किलोमीटर
भाभी यहीं से तैयार होकर घर का सारा काम करके समय समय पर नेक दस्तूर करने जाएंगी, वहाँ जाकर रात नहीं बिताएंगी। दीदी ये क्या बोल रही है आप? अरे मेरा इकलौता भाई है वो, क्या मैं अपने भाई की शादी में 2-4 दिन अपने मायके में भी नहीं रुक सकती? क्यों आरती, थप्पड़ भूल गई क्या? तुम्हें फिर से याद दिलाऊं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर वालों के सामने तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। अभी आराम करना छोड़ो और जाकर रसोई संभालो, और उसके बाद बाथरूम में 2 दिन के सबके कपड़े पड़े हैं, उसे भी धोना है। बेचारी आरती, उसके सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था, शरीर बुखार से तप रहा था, और ऊपर से ननद और पति की बात सुनकर वो और दुखी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो क्या करती, इसलिए जैसे तैसे अपने आंसू को संभालती है और जाकर घर के सारे काम में जुट जाती है। आरती की सास मंदिर से लौटती है और आरती को किचन में बैठा देखकर घूरते हुए उससे कहती है, हे भगवान, मेरे सिर का दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तबीयत और खराब सी लग रही है मुझे। ओह, महारानी मायके से आकर थक गई है, आराम फरमा रही है रसोई में आकर। प्रणाम मम्मी जी। अरे चल 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 दूर हट, ये दिखावे की जरूरत नहीं है, मालूम है तुझे हमारी कितनी चिंता है, तब तो तू अपने मायके में रुक आई 2 दिन। वो मम्मी जी, भाई की शादी की कुछ खरीदारी करनी थी, इसीलिए रुकना पड़ गया था। हाँ हाँ, तुझे तो तेरे भाई की शादी ज्यादा जरूरी है ना, तुझे अपने ससुराल वाले की चिंता थोड़ी ना है कि सास को समय समय पर दवाई कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा। तुझे तो हमारी जरा भी फिक्र नहीं है, अपनी भाई की शादी सुनकर बहुत मगन हो गई है तू। माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो भाई की सगाई के बाद मम्मी पापा बहुत जिद करने लगे और मुझे जबरदस्ती 2 दिनों के लिए रोक लिया उन्होंने, और इन्होंने भी तो हाँ कह दिया था। हाँ हाँ, तुझे हमारे परमिशन की जरूरत क्यों है? तेरे पति ने हाँ कह दिया तो तू रुक गई, तूने एक बार भी हमें फोन करके पूछना जरूरी नहीं समझा। भाभी भाभी, अरे नीलू बेटा, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? मम्मी, मैंने भाभी से कहा था कि 2 दिन के कपड़े बाथरूम में इकट्ठे पड़े हैं, कपड़े धो देना ध्यान से, लेकिन इन्होंने कपड़े नहीं धोए, और तो और इन्होंने सारे सूखे कपड़े उठाकर मशीन में भर दिए। दीदी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, इसलिए मैंने सूखे कपड़े उठाकर मशीन में रख दिए हैं। मैं दवाई खाकर आराम कर लेती हूँ, जब तबीयत में कुछ सुधार आएगा तो फिर मैं सारे कपड़े धो दूंगी। हाँ हाँ, महारानी मायके से यही सब तो सीख कर आई है, काम ना करना हो तो तबीयत खराब का नाटक करके बैठ जाओ। हाँ आरती, ये नाटक वाटक नहीं चलेगा इस घर में, चुपचाप जाकर पहले कपड़े धो दो। नहीं मम्मी जी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, छूकर देखिए, बुखार से तप रही हूँ मैं। नीलू, एक काम कर बेटा, ये तप रही है ना, इसके ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दे, इसका सारा बुखार गायब हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, इससे तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। हे भगवान, ना जाने कैसी कामचोर लड़की बन गई है मेरे बेटे के पल्ले, उसकी तो जिंदगी ही नर्क कर दी है इसने। ये ड्रामा छोड़ और जाकर अपना काम कर, समझी ना, वरना विनय को आ जाने दे, तेरी तबीयत अच्छे से ठीक करवाती हूँ मैं। चल नीलू, चल, तो अपना दिमाग खराब मत कर इसके पीछे, ये खुद ही करेगी काम। हाँ माँ, क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा इसे, 2 दिन अपने मायके से आराम फरमा कर आई है महारानी। बेचारी आरती बुखार से तप रही थी, लेकिन उसकी निर्दयी सास और ननद को तो उसकी तबीयत से कोई लेना देना था ही नहीं, उन्हें तो बस अपने घर का काम होते हुए देखना था। बेचारी आरती जैसे तैसे रसोई का काम निपटाती है और फिर से जाकर दवाई खाकर अपने कमरे में लेट जाती है। फिर से 2 घंटे बाद आरती की ननद नीलू आरती के कमरे में जाती है और फिर से बड़बड़ाने लगती है, ये लो 2 घंटे हो गए, लेकिन महारानी का अभी भी बुखार खत्म नहीं हुआ। अरे मैं कहती हूँ, ऐसा कौन सा बुखार हो गया है इसे? दीदी, ये क्या किया आपने? मेरा कम्बल खींचकर नीचे क्यों फेंक दिया? मुझे ठंड लग रही है। भाभी, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, अभी ड्रामा नहीं चलेगा, चुपचाप जाकर कपड़े धो दो, वरना खींचकर एक तमाचा लगाऊंगी तो सारा बुखार गायब हो जाएगा। अब तक तो आरती चुप थी, लेकिन आज आरती की ननद नीलम ने सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। आरती को बहुत गुस्सा आता है और आरती गुस्से से कहती है अपनी ननद से, दीदी हद होती है बदतमीजी की, ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मैं आपसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूँ। बड़ी है तो क्या, सिर पर ताज पहना दूं, ये अपने सिर पर बिठा कर रखूं तुम्हें मालूम है तुम्हारी औकात क्या है इस घर में? दीदी, ये औकात वाली कौन सी बात हुई? मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर पे मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तुम मेरे साथ बराबरी करेगी? मेरे साथ? तेरी इतनी औकात है कि तुम मेरी बराबरी करेगी? नीलम अपनी भाभी के ऊपर भड़कते हुए अपनी भाभी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देती है, लेकिन आरती भी चुप नहीं रहती। आरती अपनी ननद को जोर से धक्का मारती है, जिससे नीलम जमीन पर गिर पड़ती है। नीलम जमीन पर गिरते ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। नीलम का चीखना चिल्लाना सुनकर नीलम के माता पिता और भाई दौड़ते कमरे में आते हैं और वह देखते हैं कि नीलम जमीन पर पड़ी है। नीलम उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगती है और ड्रामा करते हुए अपने मम्मी पापा से कहती है कि उसकी भाभी ने उसे मारा है, और नीलम के मम्मी पापा ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। इधर विनय भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तुरंत ही आरती का गला दबाने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा।
भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया। झूठ बोल रही है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। मुंह बंद कर वरना तेरा गला दबा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन को झूठी कहती है। मार दे बेटा, जान से मार इस कलमुही को। अरे कौन से नक्षत्र में ये मेरे बेटे के पल्ले पड़ी है। इससे शादी करके तो मेरी बेटी की जिंदगी नर्क हो गई है। बेटे के साथ साथ इसने मेरी बेटी का भी जीना हराम कर दिया है। मार इसे, जान से मार दे। छोड़ विनय, छोड़ उसे। अपने सिर पर इतना बड़ा इल्जाम मत ले। कल को कुछ हो गया तो जेल जाना पड़ेगा तुझे। छोड़ दे उसे। क्यों छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा? वो हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठा रही है और हम उसे ऐसे ही छोड़ दे। मार बेटा, मार इसे। अरे भाग्यवान, समझने की कोशिश करो। अगर ऐसे विनय इसके ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारा विनय जेल चला जाएगा। इसके लिए और भी तो उपाय है ना, इसीलिए रोक लो अपने बेटे को। अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। रुको, मैं भी रोकती हूँ विनय को। विनय, विनय छोड़ दे बेटा उसे, छोड़ दे। कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर हाथ उठाने से। देखा मेरी माँ को? अरे तुमने उनकी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी मेरी माँ तुम्हें छोड़ने को कह रही है। मैं आज तुझे अपनी माँ की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना तुझे मैं जान से मार देता। विनय अपने माता पिता की साजिश से अनजान था, लेकिन माँ के कहने पर वो आरती को छोड़ देता है। आरती को लगता है कि उसकी सास का हृदय परिवर्तन हो गया है, इसीलिए आरती भी सामान्य होती है और सभी लोग आरती के कमरे से चले जाते हैं। कमरे से जाने के बाद आरती के सास ससुर अपने कमरे में आरती को मारने की साजिश रच रहे थे और आरती किसी काम से कमरे के सामने से गुजर रही थी। तभी उसने अपने सास ससुर की आवाज सुनी तो वह वहीं ठहर गई और आरती ने अपने सास ससुर की सारी बातें सुन ली। देखिए जी, मुझे ये आरती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो अपने बेटे विनय की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए किसी भी तरीके से मैं इसे परेशान करके घर से निकालना चाहती हूँ। ये अपनी मर्जी से घर से निकलेगी तो हम पर कोई केस भी नहीं बनेगा और जैसे ये घर से निकलेगी मैं अपने बेटे विनय की धूमधाम से एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी से शादी करूंगी। लेकिन माँ, भाभी इतनी आसानी से भैया का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने कोई और रास्ता निकाला है। कैसा रास्ता पापा? अरे कई बार रसोई में हादसे हो जाते हैं, कई बार गैस सिलेंडर फट जाता है, ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है ना आरती के साथ, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आरती अपने सास ससुर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सास ससुर इतने नीचे गिर सकते हैं कि उसे मारने की साजिश तक रच सकते हैं। आरती हड़बड़ी में सास ससुर की बात सुनकर वहाँ से भाग रही थी, तभी उसकी आहट से सास ने उसे देख लिया और सास ससुर उसका पीछा करने लगे। आरती भागते हुए रसोई में जाती है और अपनी माँ को फोन करने के लिए फोन निकालती है। पकड़ो जी उसे, उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। अगर वो घर के बाहर गई तो सबको इस बारे में पता चल जाएगा और हम जेल की चक्कियां पीसेंगे। मारो मम्मी, गला दबा दो इसका। भैया को तो उस दिन आपने मना कर दिया, लेकिन आज इसे छोड़ना मत, जान से मार दो इसे। ये फोन कर रही थी अपने मायके में, हमारी खबर दे रही थी कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, आज तुझे मैं जान से मार दूंगी। आरती घबराते हुए रसोई में आकर अपनी माँ को फोन लगा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसके सास ससुर वहाँ आ गए थे। पर आरती की माँ ने फोन रिसीव कर लिया था। आरती के ससुराल में जो भी हो रहा था वो सब चुपचाप आरती की माँ सुन रही थी, लेकिन आरती के सास ससुर को इसकी भनक तक नहीं थी। आरती के माता पिता को जैसे आरती के सास ससुर की सच्चाई पता चलती है, वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं और पुलिस की मदद लेकर वह आरती के ससुराल आने को रवाना हो जाते हैं। आरती के ससुराल में खूब तमाशा होता है। आरती के सास ससुर आरती को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पास में रखा चाकू आरती के हाथ लग जाता है। तू मारेगी मुझे, मारेगी? मार। आज ये चाकू मैं तेरे अंदर घुसा दूंगी, तुझे मारकर या तो मैं जेल चली जाऊंगी या खुद मर जाऊंगी। आरती, ये क्या बदतमीजी है? चाकू उठाओ मेरी माँ के सामने से। कमीने, नीच, घटिया इंसान। अरे तू पति के नाम पर कलंक है। आज तो मैं तेरी पूरी खानदान को खत्म कर दूंगी। नहीं आरती, तुम ऐसा नहीं करोगी। कहा ना, आज तो या मैं तुम सबको मार दूंगी या खुद ही मर जाऊंगी। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, वरना ये चाकू मैं तुम्हारी माँ के पेट में घुसा दूंगी। माँ, हट जाओ, हट जाओ। आज इसके सिर पर खून सवार है माँ, हट जाओ। ये कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आरती सबको डराते हुए रसोई से बाहर आती है और घर के आंगन तक आ जाती है और आंगन में आकर जोर जोर से आरती चीखने चिल्लाने लगती है। आरती की आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाय राम, कोई तो बचाओ। अरे ये मार डालेगी हमें, खून कर देगी ये हमारा। अरे आरती बेटा, ये तुझे क्या हो गया है? तू इन लोगों के सामने चाकू लेकर क्यों खड़ी है? देखो ना बहनों, कैसी बहू हमारी गली पड़ी है जो हम सबको मारना चाहती है। एक नंबर की कामचोर निकम्मी है। इसे मैंने कामकाज करने के लिए थोड़ा सा डांट दिया तो ये चाकू की नोक पर हमें डरा रही है। चुप कर बुढ़िया, बहुत सह लिया तेरा झूठ, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। आरती बेटा, क्या हुआ है हमें बताओ। और तुझे भी हम अच्छे से जानते हैं शांति, तूने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी बहू का जीना हराम करके रखा है। अरे हमें आवाज आती रहती है तेरे घर से। आरती सारी बात अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताती है। तभी आरती के माता पिता वहाँ इंस्पेक्टर लेकर पहुँच जाते हैं। अच्छा हो गया इंस्पेक्टर साहब जो आप आ गए, वरना ये डायन आज हम लोगों का खून कर देती। ज्यादा सयानपत्ती करने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ मालूम है कौन किसे मारने पर तुला था। तुम्हें जो भी सफाई देना है वो थाने में चल कर देना। इंस्पेक्टर साहब,
इस औरत ने हमारा जीना हराम करके रखा है। ये हमें प्रताड़ित करती है, जान से मारने की धमकी देती है। इसे जेल में ले जाकर बंद कर दीजिए और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि ये कभी किसी को परेशान न कर सके। खबरदार, जो एक शब्द भी और कहा। हम तो सोचते थे कि हमारी बेटी यहाँ राज करती होगी। हमने तुम्हें कितना मान सम्मान दिया, कितना प्यार दिया, लेकिन तुम लोगों ने रात दिन मेरी बेटी को परेशान किया। तुम लोग इतने नीचे तक गिर गए कि मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश तक की तुम लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। इन सब ने मिलकर मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे हमसे गलती हो गई, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, लेकिन हमें जेल नहीं जाना। मेरी बेटी की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। अगर हम लोग एक बार जेल चले गए तो मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बेकार में बदनामी हो जाएगी। हमें माफ कर दो। नहीं, इन लोगों को मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगी। इन लोगों ने मुझे रात दिन सताया है। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को इतनी आसानी से छूटने मत दीजिएगा। यदि आपको और किसी सबूत की जरूरत हो तो वो भी मेरे पास है। आरती, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे माँ बाप को जेल मत पहुंचाओ। मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो। मुझे माफ कर दो आरती। मैं अपनी सारी गलती सुधार लूंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा मैं। अरे नीच घटिया इंसान, तुझ जैसे दोगले व्यक्ति पर मैं भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती। इसीलिए अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, और ना ही तेरी इस डायन बहन और तेरे माँ बाप से। इधर आरती के ससुराल वाले रोते गिड़गिड़ाते रह जाते हैं, लेकिन आरती अब पत्थर बन चुकी थी। उसने अपने ससुराल वालों को माफ नहीं किया और उन लोगों को जेल की चक्कियां पीसनी पड़ी। दोस्तों, कभी भी अपने बच्चों के ऊपर यह दबाव नहीं बनाना चाहिए कि चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे कोई भी अत्याचार हो, जिसे सहकर उसे ससुराल में रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बेटी भी बहू होने से पहले एक इंसान है। हमेशा अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुद आवाज उठा सके। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि